नमस्कार। आज हम स्तंभ में मिलने वाली असामान्य संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एनामलस स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम, स्तंभ की असंगत संरचनाएं। एंजियोस्पर्मी स्तंभों की आंतरिक संरचना में व्यापक विविधताएं पाई जाती हैं। इन पादपों के कई सदस्यों के स्तंभों की आंतरिक संरचना सामान्य आंतरिक संरचना से आंशिक या काफ़ी अधिक विचलन दिखाती है। इन डेविएशंस को, इन विचलनों को असंगतियाँ, एनैमलीज अथवा अपसामान्यताएं, एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। ये असंगतियाँ मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों ही प्रकार के स्तंभों में इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलती हैं। इन्हें भली भांति समझने के लिए पहले हमें स्तंभ की सामान्य प्राथमिक या द्वितीयक आंतरिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। हम जानते हैं कि डाइकॉट्स में जो नॉर्मल प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड डार्क और ओपन प्रकार के होते हैं। डाइकॉट्स में ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस इत्यादि में विभेदित होता है। कॉर्टेक्स में और पिथ में वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते। जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। ये सब सामान्य संरचना जो है उसके लक्षण हैं। लेकिन जब स्तंभ की प्राथमिक आंतरिक संरचना उपयुक्त वर्णित सामान्य आंतरिक संरचना से किसी भी रूप में भिन्न हो तो उसे अपसामान्य आंतरिक संरचना कहेंगे। अध्ययन किए गए कई स्तंभों में ये असंगत आंतरिक संरचनाएं पाई गई हैं। यदि हम इन एनामलस स्ट्रक्चर्स के टाइप देखें तो ये कई प्रकारों की हो सकती हैं। जैसे डाइकॉट्स, जिनमें सामान्यतः एक वलय में व्यवस्थित संवहन पूल मिलते हैं, उनमें बिखरे हुए संवहन पूलों का पाया जाना एक असंगत संरचना है। मोनोकॉट्स, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए मिलते हैं, यदि उनमें वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज हो तो वह भी असंगत संरचना का प्रकार होगा। कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल्स का पाया जाना, पिथ में वेस्कुलर बंडल्स का पाया जाना एनॉमलस स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं। इंट्राजाइलरी फ्लोएम का मिलना, जिसे अंतःजाइलमी फ्लोएम भी कहते हैं। जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति, एक्सक्लूसिव फ्लोएम या जाइलम बंडल्स का मिलना, पॉलीस्टिलिक कंडीशंस या बहुरंबी अवस्था और आंतरिक संवहन पूलों का मिलना, ये सब स्तंभों में मिलने वाली कुछ असामान्य संरचनाओं के उदाहरण हैं। एक एक करके इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली असामान्य संरचना है बिखरे हुए संवहन पूल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। जैसा कि भी हमने देखा था, द्विबीजपत्री स्तंभ में संवहन पूल एक वलय में व्यवस्थित रहते हैं। इन पूलों का वलय में पाया जाना डाइकॉट स्टेम्स का लाक्षणिक गुण है। इसके विपरीत कई द्विबीजपत्री स्तंभों में संवहन पूल पिथ में बिखरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में पिथ विस्तारित होता है, वेल डेवलप्ड होता है,
तो फूलों का बिखरा होना डायकॉट का एक असामान्य, डायकॉट स्टेम का एक असामान्य लक्षण है, क्योंकि फूलों का बिखरा होना तो मोनोकॉट स्टेम्स का गुण हुआ करता है। अतः डायकॉट्स में इसे एक असंगति, एनैमली माना जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पेपरोमिया के अंदर स्तंभ में बिखरे हुए संवहन फूल पाए जाते हैं। दूसरा जो एबनॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर का उदाहरण है वो है कॉर्टिकल बंडल्स, वलकुटी फूल। कुछ द्विबीजपत्री स्तंभों में सामान्य फूलों के वलय के अतिरिक्त कुछ संवहन फूल वलकुट में भी उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये कॉर्टेक्स या वलकुट में पाए जाते हैं, अतः इन्हें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। कई प्रकार के पादपों में ये कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जो वहाँ विभिन्न रूपों में और कई प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। निक्टेंथस में, कैजुराइना में और भी कई पादपों में ये पाए जाते हैं। इस चित्र में आप निक्टेंथस के स्टेम को देख सकते हैं कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स के बाहर के साथ। इस चित्र में सबसे पहले कॉर्टेक्स को देखिए। अब आप देखिए कि कॉर्टेक्स में हमें 4 प्रतिलोमित रूप से अभिविन्यासित यानी इन्वर्सली ओरिएंटेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 4 कोनों पर आपको 4 वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। ये निक्टेंथस स्टेम में मिलने वाले एक असामान्य इंटरनल स्ट्रक्चर वाले कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं। जिस प्रकार वेस्कुलर बंडल सामान्यतः कॉर्टेक्स में नहीं मिलते, उसी प्रकार वेस्कुलर बंडल सामान्यतः पित्त में भी नहीं मिलते। और यदि वेस्कुलर बंडल्स पित्त में पाए जाते हैं तो यह भी एक एबनॉर्मल प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर का उदाहरण है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सेंटर में पित्त है और पित्त में हमें मेडुलरी बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र आप एकायरेंथस स्टेम का देख रहे हैं और इसमें मेडुलरी या पित्त बंडल्स का पाया जाना एबनॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं इंट्राजाइलरी फ्लोएम के बारे में। इंट्राजाइलरी फ्लोएम या अंतःजाइलमी फ्लोएम को आंतरिक फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम या मज्जा फ्लोएम, मेडुलरी फ्लोएम भी कहते हैं। सामान्य संवहन फूलों के भीतरी सिरे अर्थात जाइलम तथा पित्त की सीमा रेखा पर उपस्थित अपसामान्य फ्लोएम को अंतःजाइलमी फ्लोएम कहते हैं। यह आइसोलेटेड पैचेस या पृथक्कृत चप्पों के रूप में पाया जा सकता है, जैसे कैलेट्रोपिस में, कैप्सिकम में, या एक पूर्ण वलय के रूप में जैसे कन्वोल्वुलस के अंदर, यूकेलिप्टस के अंदर पाया जा सकता है। आंतरिक फ्लोएम प्राथमिक प्रकृति का होता है क्योंकि इसका निर्माण प्राथमिक विभजोतक से होता है। चित्र से इसे और अच्छी तरह समझते हैं। इस चित्र में आप लेप्टेडिनिया स्टेम की आंतरिक संरचना को देख रहे हैं। सबसे पहले इस चित्र में देखिए पित्त कहाँ पे है।
जब आप पित्त को देख लेंगे तब आपने देखना है कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहाँ लिखा हुआ है। आपको पता चलेगा पित्त में जाइलम से अलग करने वाले जो हिस्से हैं वहाँ पे ये उपस्थित है, यानी जाइलम के अंदर की तरफ पित्त में उपस्थित है। सामान्यतः फ्लोएम यहाँ नहीं मिलता, अतः यह एक एनामिलस स्ट्रक्चर का उदाहरण है। इसी चित्र को डिटेल के अंदर यदि हम सेलुलर स्ट्रक्चर में देखें तो देखिए, नीचे की तरफ आपको पित्त दिख रही है, ऊपर की तरफ आपको प्राइमरी जाइलम दिखाई दे रहा है, और पित्त और प्राइमरी जाइलम के बीच में आपको इंट्राजाइलरी फ्लोएम पैचेस के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ और उदाहरण भी एनामिलस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। जैसे हमें पता है सामान्यतः एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति और एंजियोस्पर्म में इसकी उपस्थिति एक सामान्य लक्षण है, लेकिन कई एंजियोस्पर्म्स में वाहिकाएं वेसल्स जाइलम में अनुपस्थित होती हैं। एंजियोस्पर्म्स में इनका नहीं पाया जाना एक असंगति माना जाता है। अधिकांश वाहिका रहित वेसललेस एंजियोस्पर्म्स प्रिमिटिव नेचर के कहलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति। इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के उदाहरण हैं एक्सोस्पर्मम, ड्राइमिस, बूबिया। ये सब विंट्रेसी फैमिली के सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ और फैमिलीज जैसे ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी इत्यादि में भी जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है एकनिष्ठ फ्लोएम व जाइलम पूल, एक्सक्लूसिव फ्लोएम एंड जाइलम बंडल्स। सामान्यतः एक संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, लेकिन कुछ द्विबीजपत्रियों में संवहन पूल अपूर्ण होते हैं, जो या तो केवल फ्लोएम या केवल जाइलम से निर्मित होते हैं। यदि इनमें केवल फ्लोएम उपस्थित है तो इसे एकनिष्ठ फ्लोएम पूल, एक्सक्लूसिव फ्लोएम बंडल बोलेंगे, और यदि इसमें केवल जाइलम पाया जा रहा है तो इसे एकनिष्ठ जाइलम पूल, एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल कहेंगे। ये अपूर्ण पूल सामान्य पूर्ण पूलों के अतिरिक्त एडिशनली उपस्थित होते हैं, जैसे कस्कूटा के अंदर, बोरहाविया डिफ्यूज़ा के अंदर, रिसिनस के स्टेम के अंदर। एक अन्य प्रकार की असंगत संरचना जो है वो पॉलीस्टिलिक कंडीशन के अंदर शामिल की जाती है। डाइकोट्स के स्टेम में सामान्यतः एक रंभीय मोनोस्टिलिक अवस्था लाक्षणिक संरचना के रूप में मिलती है। इस अवस्था में स्तंभ के सभी संवहन पूल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं तथा संपूर्ण वलय एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के एक कॉमन घेरे द्वारा परिबद्ध होती है। इस संपूर्ण संरचना को स्टील कहते हैं। आपने टाइडोफाइट्स में स्टील्स के बारे में विस्तार से पढ़ा है।
पॉलीस्टिलिक कंडीशन टाइडोफाइट्स में तो मिल सकती है एक सामान्य संरचना के रूप में, लेकिन यदि ये एंजियोस्पर्म्स में मिल रही है तो ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो कई डाइकॉट्स में एक रंभी अवस्था से भिन्न स्थिति अथवा असंगति पाई जाती है। जैसे एकैंथेसी कुल के डायंथेरा के अंदर, डायंथेरा अमेरिकाना में पॉलीस्टिलिक कंडीशन मिलती है। इनमें 7 सुस्पष्ट रंभ होते हैं। इनका मिलना एक एबनॉर्मल कंडीशन है। 8th पॉइंट है इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स, या जिसे हम आंतरिक संवहन पूल कहते हैं। आंतरिक संवहन पूल पॉलीगेनेसी फैमिली के कुछ सदस्यों जैसे र्यूमेक्स इत्यादि में मिलते हैं। इनमें देखा गया कि इस वंश में सामान्य पूलों की एक वलय होती है, जिसके भीतर एक एडिशनल वलय और पाई जाती है। इस अतिरिक्त वलय के बाहर भी आच्छद पाया जाता है। किसका आच्छद? दृढ़ोक्त की आच्छद। इसी कारण इन्हें इंटरनल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, जो कि एक अपसामान्यता है। तो हमने एक एक करके 8 प्रकार के प्राइमरी एबनॉर्मल स्टेम की स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया। लेकिन एबनॉर्मेलिटी सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं मिलती। द्विबीजपत्री स्तंभों में अपसामान्य प्रकार की द्वितीयक वृद्धि भी मिल सकती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी मिल सकती है। यदि ऐसी स्थिति मिलती है तो इससे जो संरचनाएं बनेंगी उन्हें सेकेंडरी एनामलस इंटरनल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। सामान्यतः ये संरचनाएं आरोही पादपों में पाई जाती हैं। हम कट लताओं, लियानास और आरोही लताओं, क्लाइंबर्स के बारे में जानते हैं। ऐसे पादप जिनके स्तंभ दुर्बल होंगे या रूपांतरित होंगे, उन्हें फिर कई भागों में बांटा जाता है और इसका एक प्रकार जो है वो क्लाइंबर्स होते हैं। बोगेनविलिया, बिग्नोनिया, ये सब वुडी क्लाइंबर्स या लियानास का एग्जाम्पल हैं। इनमें कई तरह की सेकेंडरी ग्रोथ मिल सकती है एबनॉर्मल टाइप की। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर कैम्बियम होगी, वेस्कुलर कैम्बियम की एक रिंग होगी, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा। ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशंस मिलती हैं तो सामान्य कंडीशंस जो हैं उसके अतिरिक्त कुछ विशेष केसेस दिखते हैं। ये एबनॉर्मेलिटीज 4 प्रकार की हो सकती हैं। कैम्बियम की असामान्य स्थिति हो सकती है। कैम्बियम की स्थिति तो सामान्य हो सकती है, लेकिन उसकी सक्रियता असामान्य प्रकार की हो सकती है। कैम्बियम की उत्तरोत्तर वलयों द्वारा या असामान्य स्थिति वाली कैम्बियम की असामान्य सक्रियता द्वारा भी एबनॉर्मल प्रकार के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वाले स्टेम बनते हैं। इंटरजाइलरी फ्लोएम का निर्माण, अंतराजाइलमी फ्लोएम का निर्माण भी एनॉर्मलस सेकेंडरी ग्रोथ का उदाहरण है। कैम्बियम की असामान्य स्थिति, अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, कई तरह की
एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है। कई बार कैम्बियम का वलयों तथा कटकों में बंट जाना, सेपरेशन ऑफ कैम्बियम इन फोल्ड्स एंड रिजेस देखा गया है, जैसे कि थियोनिया के अंदर। इस स्तंभ में युवावस्था में कैम्बियम एक गोलाकार वलय में ना होकर कई फोल्ड्स में बटी हुई, कई वलनों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वलन एक रिज के रूप में उभरा हुआ होता है। जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो प्रत्येक वलन पृथक होकर स्तंभ में कई स्थानों पर पृथक पृथक रूप से द्वितीयक उत्तक बनाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वलयों में स्थित अपसमान्य स्थिति वाली कैम्बियम द्वारा पृथक पृथक स्थानों पर संवहन उत्तकों के निर्माण से एक अजीब आकृति का पालियों युक्त स्तंभ बन जाता है। कई बार सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम भी बन जाती हैं, जैसे कि सर्जानिया के अंदर। यह स्थिति भी एबनॉर्मल प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू के निर्माण के लिए जिम्मेवार होती है। नॉर्मली पोजीशन कैम्बियम कई बार एबनॉर्मल फंक्शनिंग दिखाती है। ये चौड़ी मज्जा रश्मियों का निर्माण कर देती है। वाइड मेडुलरी रेज, जो सामान्य स्थितियों में जो मेडुलरी रेज बनती हैं उससे ज़्यादा चौड़ी, जिससे फिशर्ड जाइलम या विदारित जाइलम जो है वो बन जाता है। यह भी एक एबनॉर्मल सेकेंडरी इंटरनल स्ट्रक्चर का उदाहरण है। और भी कई प्रकार मिल सकते हैं। कई बार जाइलम में फ्लोएम वेजेस बन जाते हैं। इस स्थिति में द्वितीयक जाइलम के क्षेत्र में फ्लोएम के 4 या कभी कभी 8 वेजेस बन जाते हैं। आप इस स्थिति को बिग्नोनिया स्टेम में देख सकते हैं। बिग्नोनिया के अंदर हमें फ्लोएम के अंदर जाइलम वेजेस मिलते हैं, जो एबनॉर्मल कैम्बियम एक्टिविटी के कारण होते हैं। सबसे अधिक प्रकार की यानी सामान्य जो इंटरनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसके बाद एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स में सबसे कॉमन, सर्वाधिक मिलने वाली जो अपसामान्य द्वितीयक आंतरिक संरचना है, वह है कैम्बियम की उत्तरोत्तर वलयों द्वारा या असामान्य स्थिति वाली कैम्बियम की असामान्य सक्रियता द्वारा एबनॉर्मल सेकेंडरी टिश्यू का बनना। बहुत सारी फैमिलीज, डाइकॉट फैमिलीज जैसे एमेरेंथेसी, चीनोपोडिएसी, निक्टेजिनेसी, इनके कई मेंबर्स में बोरहाविया, बिग्नोनिया, बोगेनविलिया, मिराबिलिस, चीनोबोडियम, एमेरेंथस, इनमें इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इस प्रकार, हाँ, लास्ट टॉपिक और देख लें, इंटरजाइलरी फ्लोएम। पहले हमने पढ़ा था इंट्राजाइलरी फ्लोएम, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम। इन दोनों में क्या अंतर है, एक चित्र से समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में आपको दोनों तरह के फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। दोनों एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का उदाहरण है। यहाँ इंटरजाइलरी फ्लोएम भी दिख रहा है और यहाँ इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी दिख रहा है। एक बार देखें ध्यान से, फिर इसको और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे।
इंटरजाइलरी फ्लोएम को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको अंतराजाइलमी फ्लोएम, इसे अंतर्विष्ट फ्लोएम, इंक्लूडेड फ्लोएम भी कहते हैं। इस एनामलस फ्लोएम का निर्माण सामान्य स्थिति वाली कैम्बियम की अपसामान्य सक्रियता से होता है। सामान्यतः कैम्बियम अपने बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती है, लेकिन कुछ डाइकॉट्स में कैम्बियम बाह्य सतह पर तो सामान्य रूप से सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, लेकिन भीतरी सतह पर कभी कभी कुछ समय के लिए सेकेंडरी जाइलम के स्थान पर सेकेंडरी फ्लोएम बना देती है। यह फ्लोएम कुछ समय पश्चात, जब ये नॉर्मल तरीके से कैम्बियम बिहेव करेगी, वापस अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, तो यह चारों ओर से सेकेंडरी जाइलम से घिर जाएगा। इस फ्लोएम को, जो सेकेंडरी जाइलम से घिरा हुआ है, पैचिस के रूप में, इसे इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं, यानी ऐसा फ्लोएम जो चारों तरफ से जाइलम से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने स्तंभ में मिलने वाली एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, एनामलस स्ट्रक्चर्स, असामान्य संरचनाओं के बारे में पढ़ा, जो प्राथमिक प्रकार की और द्वितीयक प्रकार की दोनों प्रकारों की हो सकती हैं।